वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। ठीक है, तो आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश था वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। ओके, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस बार हमारे देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो आज शनिवार है, तो आज आपका टेस्ट है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी वाली तैयारी करके आए होंगे। तो आज हम बोर्ड पे ही क्वेश्चन देखेंगे, मैं मार्कर से क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, ऑप्शन आज मैं नहीं देने वाला हूं आपको, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, कई बार टेस्ट ले चुका हूं और मैंने बताया था कि टेस्ट लेने का जो मेन उद्देश्य है वो यही होता है कि आपकी रिवीजन क्लास लगा दी जाए। यानी कि मैं पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और जो तीसरा चैप्टर है उसमें से जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ से मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। तो मैं कई बार टेस्ट ले चुका हूँ, तो अब तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। तो आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, और कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, और आपको फटाफट जल्दी करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो जल्दी ही हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट आरंभ करते हैं। आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। तो पहला क्वेश्चन है आज के टेस्ट का कि अफीम में ऐसे कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं जिनका उपयोग दर्द निवारक दवाइयों में किया जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अफीम में ऐसे कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं जो दर्द निवारक दवाइयों यानी कि औषधियों में काम में लिए जाते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछ लिया है। ठीक है, तो आपकी रिवीजन क्लास है, तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ ही इस सेशन को जल्दी से जल्दी ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। ठीक है, तो जल्दी कीजिए और इस वीडियो को, इस सेशन को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट शेयर करो और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अफीम में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं जिनका उपयोग दर्द निवारक औषधियों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अफीम में कितने प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, 33 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन एवं कोडीन, ये दो एल्केलॉइड ऐसे होते हैं जिनका उपयोग दर्द निवारक औषधियों के लिए किया जाता है। इसी कारण से जो अफीम की खेती की जाती है। ठीक है, तो अफीम क्या है? अफीम एक नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ। ठीक है, कौन से पादप के फल से प्राप्त होता है अफीम? यह पेपेबर सोमनिफेरम, पेपेबर सोमनिफेरम नामक पादप के कच्चे फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि गुटखा का ज्यादा सेवन करने से कौन सा रोग होता है? ज्यादा सेवन करने से कौन सा रोग होता है? जल्दी कीजिए, कमेंट करिए, फटाफट बताइए इसका आंसर, कौन सा रोग होता है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार दे चुका हूं। ठीक है, जल्दी बताइए कि गुटखा का ज्यादा सेवन करने से कौन सा रोग होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है? इस रोग में क्या होता है? इस रोग में जो जबड़ा होता है वो ठीक से नहीं खुल पाता है। ओके, जबड़ा क्या है? ठीक से नहीं खुल पाता है, जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। ओके, समझ में आ गया? तो गुटखा का ज्यादा सेवन करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ओके, तो गुटखा भी एक नशीला पदार्थ है। ठीक है, और गुटखे के साथ मैंने आपको तंबाकू के बारे में भी बताया था। तंबाकू, तो तंबाकू होता है वो निकोटिएना टोबेकम की पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो निकोटिना टोबेकम होता है, ये कौन से कुल का पादप होता है? मैंने पूछा था आपसे कई बार ये क्वेश्चन, ये सोलेनेसी कुल का पादप होता है। कौन सा कुल?
सोलेनेसी कुल का पादप होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी दिया करो। ओके, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन का आंसर दिया करो ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊं। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि इस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कि आपने जितने मैंने आपको टोटल क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस टेस्ट को दे सकें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि एल्कोहल यानी कि शराब। ठीक है, तो शराब होती है जो मदरा होती है, मदरा, तो इस मदरा का प्रमुख घटक कौन सा होता है? प्रमुख घटक, मदरा का प्रमुख घटक बताना है। जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। आपको शराब या मदरा का प्रमुख घटक बताना है कि किसके कारण इस मदरा का निर्माण होता है। जल्दी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो प्रमुख घटक होता है वो होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका केमिकल फॉर्मेशन क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो मदरा में इस एथिल एल्कोहल की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाई जाती है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। चौथा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया गया था, यानी कि रक्तचाप को किसने मेजर किया था, किसने मापा था और किन में मापा था? तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे टेस्ट में कई बार पूछा है कि रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, किसके द्वारा मेजर किया गया था और किसमें मापा गया था, यानी कि किसकी बॉडी से रक्तचाप को मापा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी करके बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, जो रक्तचाप को सबसे पहले जो मापा गया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने कब मापा था? सन 1733 ईस्वी में। किसमें मापा गया था? घोड़ों में मापा गया था, घोड़ों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार पूछ चुका हूं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो रक्तचाप होता है, इस रक्तचाप की जो सबसे पहले परिभाषा दी थी, क्या सबसे पहले परिभाषा, तो रक्तचाप की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? याद है क्या आपको? वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कापलन। तो कापलन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप की सबसे पहले परिभाषा दी थी। कब दी थी? सन 1983 में। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका आंसर जल्दी कमेंट करके बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रिकेट्स होता है। ठीक है, तो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। और जो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, धूप से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, और इस कैल्सीफेरॉल से कुछ याद आ रहा होगा, कुछ कैल्शियम जैसा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, तो विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो कैल्शियम क्या करता है? हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यदि विटामिन डी की शरीर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। क्या होता है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और इसी के साथ मुड़ भी जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। ये मैं मिटा देता हूं, फिर बाकी क्वेश्चन आपको फिर करवाता हूं। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, फटाफट इसका आंसर बताना। 6वां क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। जल्दी से इसका आंसर बताओ कि पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इसका जल्दी से आंसर बताओ। ये भी क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में कई बार पूछ चुका हूं। ठीक है, तो इसका जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है।
तो जल्दी कीजिए और जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत को इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। ठीक है, तो पाचन तंत्र है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहां से शुरू होता है पाचन तंत्र? मुख से शुरू होता है। कहां तक जाता है? लास्ट में जाता है गुदा, यानी कि मलाशय तक जाता है। ठीक है, इस मुख और मलाशय के बीच में क्या आहार नाल होती है? क्या होती है? आहार नाल। और आहार नाल में ही क्या होता है? पूरा पाचन तंत्र होता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो भी यकृत है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो भी कौन सी है? यकृत है। और इसी के साथ मैंने एक पॉइंट भी आपको नोटिस करवाया था कि यदि यह पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड। थायराइड, ठीक है, और थायराइड के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसके द्वारा थायरॉक्सिन। इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसका निर्माण किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कौन सा रोग होगा? घेंगा या फिर गलगंड, एक ही नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर। पढ़ाया ना पिछली क्लास में? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाया था मैंने तब। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने आपको थायराइड बता दी, और जो यकृत होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि। समझ में आ गया? और एक और पॉइंट इसमें नोटिस कर लीजिए आप कि शरीर की सबसे छोटी, ये भी बताया था मैंने आपको, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ाया था, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि नर में कौन से लैंगिक हार्मोन का, कौन से लैंगिक जनन हार्मोन का श्रावण होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि नरों में कौन से लैंगिक जनन हार्मोन का श्रावण होता है। जल्दी कीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। इसी के साथ साथ इस सेशन को, इस क्लास को जल्दी जल्दी और ज्यादा से शेयर कर दीजिए ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो नर में कौन से लैंगिक जनन हार्मोन का स्राव होता है? मैंने जब नर जनन तंत्र पढ़ा था तो आपको ये अच्छे से समझाया था। तो नर जनन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहां पे होता है? वृषण में, यानी कि टेस्टिस में होता है। ठीक है, और इसी के साथ जो मादा हार्मोन होते हैं, मादा जनन हार्मोन, वो कौन से होते हैं? दो बताए थे मैंने, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ये मादा के जो हार्मोन होते हैं ये किसको निरूपित करते हैं? ये मादा लैंगिक लक्षणों को निरूपित करते हैं। ठीक है, लैंगिक लक्षण। इसी के साथ जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नरों में लैंगिक लक्षणों के को नियंत्रित करता है। लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, आ गया समझ? अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका नाम क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। सबसे लंबी का मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है। इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है? इसी के द्वारा तंत्र का निर्माण होता है। किसका? तंत्र का निर्माण होता है।
तो तंत्रिका तंत्र होता है वो इन न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, वो कौन होती है? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र में? करीब 1 खरब की संख्या में पाए जाते हैं। कितने? 1 खरब की संख्या में पाए जाते हैं। तो यही न्यूरॉन संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ले जाने का कार्य करते हैं। उसके बदले में जो सूचनाएं होती हैं, आदेश होते हैं, उनको वापस अंगों में लाने का कार्य भी इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, किस ग्रंथि कौन सी? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है? हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी कमेंट करके बताइए कि मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि, यानी कि पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और ये हार्मोन क्या कार्य करता है? मेलेटोनिन हार्मोन होता है हमारे बॉडी के जो रेगुलर रूटीन होते हैं, यानी कि जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसी के साथ जो पीनियल ग्रंथि होती है, इसके बारे में मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि जो पीनियल ग्रंथि को शरीर की, मानव शरीर की क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है। जैविक घड़ी यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमें कहीं जाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, या फिर कोई भी टाइम हम फिक्स करते हैं, उससे पहले ये जगाने का कार्य करती है। तो सोने से रिलेटेड जो भी बात आती है उस पीनियल ग्लैंड में आती है। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। अब देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो 10वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी। इस आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जल्दी बताइए। आनुवांशिकी, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था बैटसन के द्वारा। किसके द्वारा? बैटसन के द्वारा। कब किया गया था? सन 1905 में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और दे रखा है आपके लिए कि आनुवांशिकता, जो आनुवांशिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हेरेडिटी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था सन 1863 में स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जीन, जिस जीन के कारण ही जेनेटिक्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जीन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो जीन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो जोहानसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। टेस्ट लेने का अपना यही उद्देश्य होता है कि आपको अच्छी तरह से रिवाइज करवा दिया जाए। तो मैंने आज आपसे 10 क्वेश्चन पूछे हैं। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट एक तरह से बहुत कुछ, हर एक टॉपिक को जो इससे रिलेटेड आया है मैंने आपको अच्छे से वापस से रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। ओके, तो आज के टेस्ट का, आज का आपका जो 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 उसमें से है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि बताना है कि आपको मेंडल का पूरा नाम, मेंडल का पूरा नाम बताना है। मेंडल का पूरा नाम क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि जो मेंडल है उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? जनक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपको ये याद रखना है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। एक है मॉडर्न आनुवांशिकी, यानी कि आधुनिक
आधुनिक आनुवांशिकी, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है इसका नाम है बेटसन। क्या है? बेटसन। ठीक है, तो बेटसन ने ही आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। इनका जन्म, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई को हुआ था। 22 जुलाई कब हुआ था? सन 1822 में ही। तो आपको ये दोनों कनेक्ट कर सकते हो कि 22 जुलाई है और जो ईयर है, सन है, वो भी 22 ही है। ठीक है, तो 22 जुलाई सन 1822 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया देश में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया देश में। प्रांत का नाम क्या था? प्रांत का नाम था हेंजनडॉर्फ। हेंजनडॉर्फ के कौन से गांव में हुआ था? सिलीसियन गांव में हुआ था। सिलीसियन गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में जब मेंडल के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, मेंडल की हमने पूरी जीवनी पढ़ी थी, तब हमने ये पढ़ा था। तो मेंडल ने मेंडलवाद का क्या दिया था? प्रतिपादन किया था। मेंडलवाद यानी कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो मैंने ये बताया था कि मेंडल की मृत्यु के बाद इनकी कोई मूल्य नहीं था, इसका कोई वैल्यू नहीं थी। तो मेंडलवाद की पुनः खोज की गई थी 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। इनका नाम एक बार देख लीजिए। ह्यूगो डी ब्रीज, ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और एक थे कार्ल कॉलेंस, ये थे जर्मनी के। और ऑस्ट्रिया के ही एरिक बॉन शेरमैक। कौन थे? एरिक बॉन शेरमैक। तो इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कार्य करते हुए मेंडलवाद की क्या की थी? पुनर्खोज की थी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइए कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, वो किस पादप पर किए थे? किस पादप पर किए थे? जल्दी बताइए कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो किस पादप पर किए थे? मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग किए थे, कौन से पादप पर किए थे? जल्दी जल्दी से कमेंट करके फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मेंडल ने प्रयोग किस पादप पर किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उद्यान मटर। क्या? उद्यान मटर पर इसने प्रयोग किए थे। ठीक है, और उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम, आपको याद रखना है। पाइसम सैटाइवम, तो पाइसम सैटाइवम ये आपको याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस मेंडल ने इस उद्यान मटर को ही क्यों चुना, यानी कि मेंडल ने जो सफलता के कारण क्या थे वो भी मैंने आपको क्लास में बताया था। इसने गणितीय विश्लेषण किया था, एक बार में एक लक्षण का ही अनुसंधान किया था। ओके, और इसी के साथ साथ पूरा डाटा इसने अच्छे से अपने पास रखा था। और मेंडल ने जो सही पादप का चयन किया था उसका नाम था उद्यान मटर। तो उद्यान मटर को चुनने का जो कारण था, क्योंकि ये पादप होता है 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोलिंगी होता है, इसमें स्वयं परागण की क्रिया के द्वारा शुद्ध पादपों का निर्माण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें कृत्रिम पर परागण भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी कुछ खूबियां थी, इसी के कारण मेंडल ने इसका चयन किया था और वो सफल रहा था। ठीक है, तो आज का टेस्ट आपका पूरा हो गया है। अब आपको बताना है कि आपने से 12 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, और इसी के साथ साथ आपका जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया है। मोस्ट जितने क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और जब भी टेस्ट होगा आपका, आपको ऐसे ही बताया जाएगा ताकि आपका जितने भी पूरा पढ़ चुके हैं आप अपन पहले, वो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आप भूल ही नहीं पाओगे क्योंकि मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का टेस्ट यहीं खत्म हो गया। तो कल तो संडे, कल आपकी छुट्टी रहेगी, आपकी कोई भी क्लास नहीं लगेगी। ओके, तो इस सेशन को, इस टेस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी इसको देख सकें और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो क्वालिटी है वो कितना पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में उनको पता लग सके। ठीक है, और आपको इसके बारे में बताना मत भूलना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ये आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और झूठ नहीं बोलना है कि ऐसे ही लिख दो, आपको बिल्कुल सही बताना है, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल जितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, छुपाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे तो उसका बेनिफिट आपके रिजल्ट पर मिलने वाला है। ओके,
तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठे शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।